एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यस, आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ। तो आप लोगों को जैसा कि दिख रहा है कि जो आज का हम लोग का टॉपिक है वो जेबी सेज लॉज ऑफ मार्केट है, जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है। अगर 11 क्लास के बात करूँ बच्चों की, तो उनका तो माइक्रो है, तो उनके लिए तो यूज़फुल नहीं है। लेकिन हाँ, जो क्लास 12 है या फिर 12 के बाद से जिनका मैक्रो है, जिनका, उनके लिए ये टॉपिक बड़ा ही यूज़फुल है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। जब हम इसको आगे पढ़ेंगे तो आप लोगों को लगेगा क्या वाकई ऐसा है या ऐसा हो सकता था, यानी कि इन्होंने जो लॉज दिए थे वो किस बेसिस पे दिए थे, या एक्चुअली ऐसे हो सकते हैं क्या। तो चलिए देखते हैं, वीडियो को ज़्यादा ना लंबा करते हुए चलिए आज के टॉपिक में जंप करते हैं और जानते हैं कि जेबी सेज, जो कि एक इकोनॉमिस्ट थे, वो भी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने अपना लॉ ऑफ मार्केट क्या दिया था। तो भाई, सेज लॉज ऑफ मार्केट क्या बोलते हैं वो, कि जो जीन बैप्टिस्ट से जो थे, जो इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री थे, क्लासिकल समय के अर्थशास्त्री थे। जैसे कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ आउटपुट है और यहाँ पर इनकम है। तो वो क्या बोलते हैं कि सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड डिमांड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि उनका बोलने का जो उद्देश्य था कि ये जो सप्लाई है ना, ये जो टर्म है, ये अपना डिमांड खुद ही क्रिएट कर देती है। कभी ओवर प्रोडक्शन जैसा प्रॉब्लम नहीं आता है इकोनॉमी में कि हमने ओवर प्रोड्यूस कर दिया और डिमांड नहीं हो रहा है तो भाई वो रखा रखा माल ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं था। उनके अकॉर्डिंग ये था कि सप्लाई क्या है, अपना डिमांड खुद ही क्रिएट कर लेती है। ये उनका बहुत ही प्रोमिनेंट नोट भी था। चलिए अब देखते हैं कि वो क्या बोलते हैं इस थ्योरी में। सेज लॉस, जेबी से क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे भाई, अभी मैंने बोला। दूसरा, प्रोपाउंडेड अ ब्रीफ लॉ रिलेटिंग टू मार्केट्स इन हिज फेमस बुक ट्रेट द इकोनॉमिक पॉलिटिक। इनका फेमस बुक में इन्होंने क्या किया था, एक ब्रीफ लॉ मार्केट के बारे में दिया था। दिस लॉ इज नोन एज सेज लॉ ऑफ मार्केट, और जो उन्होंने दिया था उसको क्या बोला गया, सेज लॉ ऑफ मार्केट, यानी कि बाजार का लॉ। जेबी सेज कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, कि भाई जो सप्लाई है वो अपना डिमांड खुद ही क्रिएट कर लेगी। ही सेज इट इज प्रोडक्शन विच क्रिएट्स मार्केट फॉर गुड, कि ये जो प्रोडक्शन ही है जो क्या क्रिएट करती है, बाजार के लिए गुड्स को, यानी कि चीज़ों को। तो सेज लॉ ऑफ मार्केट में क्या था, सेज लॉ ऑफ मार्केट, द एक्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन का जो एक्ट था वो जनरेट क्या करता था, इनकम, इन फॉर्म ऑफ, किस किस के फॉर्म में, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। अगर इसकी बात करूँ हम, तो हम लोगों को मालूम है कि जो रेंट है वो किस पर मिलता है हम लोगों को, लैंड पर। वेजेस किसको मिलते हैं, लेबर पर। इंटरेस्ट किस पर मिलता है, कैपिटल पर। और जो प्रॉफिट होता है वो किसको होता है, एंटरप्रेन्योर को। एंटरप्रेन्योर को। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि द एक्ट ऑफ प्रोडक्शन जनरेट्स, जो भी प्रोडक्शन होता है, जब हम प्रोडक्शन करते हैं, वी रिक्वायर सम इनपुट्स, जिसमें से लैंड होते हैं, लेबर्स होते हैं, कैपिटल्स होते हैं, एंटरप्रेन्योर होते हैं। और जब हम उनको इन्फ्यूज़ करते हैं तो बदले में उनको हम क्या देते हैं, लैंड को रेंट देते हैं, लेबर को वेजेस देते हैं, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है, और एंटरप्रेन्योर क्या खाता है, प्रॉफिट। तो ये क्या जनरेट करता है, इनकम जनरेट करता है प्रोडक्शन। By providing income of factors of production, supply generates its own demand। और जैसे ही हम इनको ये पैसे प्रोवाइड करेंगे, लेबर को दे दिया, लैंड को रेंट दे दिया, इनका जो ये इनकम है, यानी कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस के जो इनकम हुए, वो क्या करेंगे कि वो जनरेट्स करेंगे डिमांड। प्रोडक्शन सप्लाई जनरेट्स इट्स ओन डिमांड, ये बोलते थे जेबी से। नेक्स्ट वो क्या बोल रहे थे कि एनी इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई, अगर कोई भी इंक्रीज हो या डिक्रीज हो सप्लाई में, विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट इंक्रीज और डिक्रीज इन परचेजिंग पावर, यानी कि जो लोगों का जो परचेजिंग पावर है, यानी कि जो खरीदने की शक्ति है, वो भी उसी प्रोपोर्शनेट में घटेगी या बढ़ेगी।
As a result, there will be equi proportionate increase or decrease in demand in the economy as well. तो भाई उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, डिमांड भी इक्वी प्रोपोर्शनेट के आधार पर इन डिमांड क्या होगा, घटेगी बढ़ेगी एक इकोनॉमी में. सो लेवल ऑफ डिमांड इज ऑलवेज मैच्ड बाय लेवल ऑफ सप्लाई. तो हमेशा क्या होगा, डी इज इक्वल्स टू एस. ये हमेशा होता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, इकोनॉमी बिल्कुल स्मूथली चलती रहेगी. अजम्पशंस देख लेते हैं सेज लॉज ऑफ मार्केट का, कि उन्होंने अजम्पशंस क्या दिया था. उन्होंने बोला था कि परफेक्ट कंपटीटिव मार्केट है भाई, जो कि रियल में कभी है ही नहीं. फ्लेक्सिबल प्राइसेस हैं, प्राइसेस जो हैं वो फ्लेक्सिबल्स हैं, रिजिड नहीं है. जो मनी ए विल, माने कि मनी क्या है, मनी का पैसिव रोल है, यानी कि मनी को सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, मनी इज यूज्ड टू एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. बस इसका यही रोल था. हालांकि हम लोग को मालूम है कि मनी का रोल इससे ज़्यादा है, लेकिन से जी बस यही बोलते हैं कि मनी जो है वो एक पैसिव एक्ट करता है और जिसका काम सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गुड्स के लिए किया जाता है. नेक्स्ट वो बोलते हैं कि अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लेबर एंड कैपिटल. भाई अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा किसको, लेबर को और कैपिटल को. नेक्स्ट में वो बोलते हैं कि भाई ये लॉन्ग पीरियड है, लंबा पीरियड है, शॉर्ट रन पीरियड नहीं है, लॉन्ग रन पीरियड है. जो प्रोडक्शन है वो प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रेफरेंस, इसीलिए सारे माल खपत हो जाते हैं, क्योंकि जो प्रोडक्शन होता है वो कंज्यूमर प्रेफरेंस को देख कर किए जाते हैं. नेक्स्ट वो एक्सप्लेन करते हैं अपने जो लॉज ऑफ मार्केट को जो उन्होंने दिया था. वो बोलते हैं कि बार्टर इकोनॉमी, इन बार्टर इकोनॉमी व्हेन अ प्रोड्यूसर, जब एक बार्टर इकोनॉमी में जब एक प्रोड्यूसर ब्रिंग प्रोडक्ट टू मार्केट, मार्केट में एक प्रोडक्ट लाता है फॉर सेल, ऑब्वियसली दिस इज डन टू गेट अदर गुड्स. भाई बार्टर सिस्टम में गुड्स फॉर गुड्स, तो भाई वो किसके लिए लाता है, कि उसको दूसरा गुड्स मिले इन एक्सचेंज में फ्रॉम मार्केट से. तो सप्लाई ऑलवेज रिप्रेजेंट्स डिमांड्स फॉर अदर गुड्स. तो भाई उसने दिया, तो भाई उसको वो लुकिंग फॉर नेक्स्ट प्रोडक्ट, तो वो क्या बोल रहे हैं कि सप्लाई ऑलवेज लुकिंग फॉर डिमांड फॉर अदर गुड्स. नेक्स्ट वो बोलते हैं कि सो एवरी सेलर इज अ बायर, कि हर एक सेलर क्या है, बायर भी तो है. सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड इन बार्टर सिस्टम. भाई बार्टर सिस्टम में भी क्या है, वो बोल रहे हैं कि सप्लाई अपना डिमांड खुद ही क्रिएट कर लेगा. तो मॉनेटरी इकोनॉमी में क्या है, वो तो बार्टर सिस्टम था. जेबीसे के अकॉर्डिंग इन सच इकोनॉमीज मनी एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जैसा कि उन्होंने पासिव रोल दिया था मनी को. क्लासिकल, सो सेलर हिज प्रोडक्ट इन मार्केट गेट्स मनी इन रिटर्न एंड बाय अदर गुड्स एंड सर्विसेज विथ इट. यस, तो द वैल्यू ऑफ डिमांड सो क्रिएटेड विल बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ सप्लाई. इसमें भी वो बोल रहे हैं कि फिर क्या होगा, कि जो वैल्यू है डिमांड का वो क्या क्रिएट करेगा, अगेन सप्लाई के लिए वो करेगा कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए. तो हमेशा जो मार्केट है वो किसके बराबर रहेगा, डी इज इक्वल्स टू सप्लाई के बराबर रहेगा. तो इम्प्लीकेशंस ऑफ सेज लॉज क्या है. जनरल ओवर प्रोडक्शन इज इम्पॉसिबल. उन्होंने बोला कि जनरल ओवर प्रोडक्शन इम्पॉसिबल है, क्योंकि सप्लाई अपना डिमांड खुद क्रिएट करेगा और सारे माल की खपत हो जाएगी. वो नेक्स्ट बोलते हैं कि जनरल अनएम्प्लॉयमेंट भी इम्पॉसिबल है, क्योंकि सबको काम मिला हुआ है, सारे रिसोर्सेज कंप्लीटली फुलफिल्ड हैं, ऑल आर गेटिंग जॉब. तो भाई अनएम्प्लॉयमेंट भी इम्पॉसिबल है. पार्शियल ओवर प्रोडक्शन एंड पार्शियल अनएम्प्लॉयमेंट पॉसिबल है, हो सकते हैं, लेकिन फिर से ये क्या करेंगे कि अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज होंगे डिक्रीज होंगे और मार्केट फिर से किस पे आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा. ये रहा, ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट हो जाते हैं. ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट इंटरवीन करे और फिर अपनी पॉलिसीज़ के तहत कुछ घटाए बढ़ाए, नहीं, ये अपने आप ही एडजस्टमेंट हो जाते हैं, ये ऑटो मोड होते हैं. इक्वालिटी बिटवीन सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट. भाई सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में इक्वालिटी होती है, लेकिन हम लोग को खुद को भी मालूम है कि इन्होंने जो लॉ दिया था वो एक्चुअल में सही नहीं था. यानी कि उस समय के दौर में शायद सही हो सकता है, लेकिन जब 1930 या 1936 के आसपास जब ग्रेट डिप्रेशन आया, तो जो सेज की जो लॉ की मार्केट थियरी थी वो बिल्कुल मुंह के बल गिरी, और कहीं से भी ये प्रूफ नहीं हो रहा था कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, क्योंकि
उस समय इकोनॉमी कहाँ चली गई थी, रिसेशन में। और सप्लाई तो थी पर डिमांड लोग नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट आ चुका था। और जब अनएम्प्लॉयमेंट आता है तो लोगों के पास इनकम नहीं होता, जब इनकम नहीं होगा तो डिमांड नहीं होगी, तो माल रखे रह जा रहे थे। तो सेज का लॉ क्या हुआ, वहाँ पर गलत प्रूफ हुआ। तो किसके लिए क्या क्या क्रिटिसिज्म किया गया इस लॉ को, कि जनरल ओवर प्रोडक्शन इज पॉसिबल। हाँ भाई, जनरल ओवर प्रोडक्शन पॉसिबल हो सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट भी पॉसिबल हो सकता है, लैक ऑफ ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट नहीं होते, गवर्नमेंट को इंटरवीन करने पड़ते हैं इकोनॉमी को गड्ढे से उठाने के लिए। सेज लॉ इज नॉट लॉजिकल, किसी भी एंगल से वो लॉजिकल नहीं था। मनी इज नॉट मेयरली मीडियम ऑफ एक्सचेंज, भाई मनी का और भी ज़्यादा रोल है, सिर्फ और सिर्फ पैसिव रोल नहीं है कि वो सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो। नीड फॉर स्टेट इंटरफेरेंस, हाँ भाई, स्टेट इंटरफेरेंस का जरूरत पड़ता है जब इकोनॉमी रिसेशन या डिप्रेशन या फिर ऐसे किसी टाइप के सिचुएशन में फंस जाए। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज ऑल्सो पॉसिबल। इन्हीं को किन्होंने काटा था भाई, जॉर्ज मैनार्ड केन्स ने, यानी कि JM केन्स ने काटा था अपने लॉज के थ्रू। और उन्होंने उस समय इकोनॉमी को ओवरकम करने में काफ़ी मदद किया था, उनकी पॉलिसीज़। तो ये रही JB से की मार्केट लॉ की पॉलिसी। बहुत सारे कंसेप्ट्स देखे हमने, हम लोगों ने उनके लॉज देखे, हमने उनका एक्सप्लेनेशन देखा, हमने उनका इम्प्लीकेशंस देखा, हमने उनके क्रिटिसिजम्स देखे। तो होपफुली यू लाइक द सेशन। थैंक यू।